नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे नए चैनल जेके एग्जाम एक्सपर्ट में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम वीडियोस के थ्रू इस एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और वीडियोस के थ्रू हम आपको हर एक जो सिलेबस है आपका, लाइक योर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उस सब की वीडियोस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएंगे जो कोचिंग सेंटर्स तक नहीं आ सकते। तो पहली सीरीज का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम आपको आपके लिए ऑलरेडी जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की, क्योंकि हमने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की है और उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है वो हड़प्पा कल्चर के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे फेजेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो अगर हम फेजेस की बात करें तो वैसे तो बहुत से बुक्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जो है उनकी डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दी गई हैं, लेकिन आपको यू हैव टू स्टिक ओनली ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की डेट जो होती है वो वैलिड होती है, तो इसीलिए आपको उसी की डेट बतानी है। हड़प्पा कल्चर के जो फेजेस है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहले है आपका अर्ली फेज। अर्ली फेज जो है वो है 3500 से लेके 2600 बीसीई तक। इस पीरियड में जो है वो खास जो जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम जानते हैं कि बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, अर्बन प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग थी, ये सब चीजें जो थी वो इस टाइम पे ज्यादा नहीं थी, मिसिंग थी। एक्चुअली में जो उनकी अर्बन प्लानिंग और जितनी भी सेटलमेंट्स और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका डेवलप हुआ है वो हुआ है इनके मिडिवल पीरियड। मिडिवल का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो मिडल में बेसिकली जो मिडल पीरियड था उस टाइम पे डेवलप हुआ है। और मिडल पीरियड को हम मेच्योर पीरियड भी कहते हैं। मेच्योर इसलिए क्योंकि मैंने जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that there was so many development during this period in Harappa civilization. That's why it is called as mature Harappa period. And one thing you have to remember that this period is between 2600 BC to 1900 BCE. And after that in 1900 from 1900 to 1300 BC this civilization had started to decline। ठीक है, तो ये इसके जो डिक्लाइन है वो 1900 BCE के बाद जो है वो स्टार्ट हो गया था और इसी 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 पीरियड को हम कहते हैं इसका लेटर पीरियड। और लेटर पीरियड में इसका डिक्लाइन हुआ था और ये पीरियड जो है वो 1900 से लेके तो 1300 BC तक था। देयर वर सो मेनी रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। वो हम लास्ट वाली क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इनके डिक्लाइन के बारे में बता दूंगी। Although it's not important in terms of your examination point of view if I'm talking about JKSSB. Otherwise, in others exams like KS and UPSC, it's very important to know about the decline of Harappa civilization. Now comes to the point जहाँ की अब जिसकी हम बात कर रहे थे, that is phases. So Harappa had 3 phases. First is early phase, which lies from 3500 to 2600 BC. Now comes the middle phase and the later phase. Later phase is called as the decline phase of Harappa civilization. अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की एंड दैट इज टाउन प्लानिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन बिकॉज टाउन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन। अगर मैं टाउन प्लानिंग की बात करूं इनकी तो बहुत वेल वर्स्ड टाउन प्लानिंग जो थी वो हड़प्पन की थी। इनकी टाउन प्लानिंग के फीचर्स जो थे वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका पूरा टाउन जो था वो ग्रिड पैटर्न पे था। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है? ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है कि जो इनकी स्मॉल लेन्स थी वो आके लार्ज लेन्स को राइट एंगल पे कट करती थी। इस पूरे पैटर्न को ग्रिड कहते हैं। और ये पूरा पैटर्न जो था वो लीनियर था। लीनियर का मतलब हो गया कि गली की एक साइड पे जो है वो घर जो है वो बनाए जाते, जैसे आजकल है। आजकल जैसे सिस्टम की गली की एक साइड पे आपके घर होंगे और जो स्मॉल लेन होगी वो लार्ज लेन को आके राइट एंगल में कट करेगी। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रिड पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट and the houses which were constructed across the lane is called as the linear pattern. तो I hope so कि आपको ये समझ आ गया होगा कि linear pattern और grid pattern क्या होता है। मैंने I have seen many times कि बच्चे ये तो जानते हैं कि हड़प्पन के जो फीचर्स थे, जो उनकी टाउन प्लानिंग के फीचर्स थे वो ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड थे, बट ग्रिड पैटर्न होता क्या है मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रिड पैटर्न। अब आ जाता है सेकेंड चीज जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी इनकी जो हाउसेस थे वो कितने टाइप्स के हाउसेस थे, डिवीजन ऑफ हाउसेस किस तरीके से थी। तो अगर हम बात करें तो हड़प्पन जो थे उनकी जो डिवीजन थी हाउसेस की वो बेसिकली
पोर्ट्रे करते थे क्लास बेस्ड सोसाइटी को। क्लास बेस्ड सोसाइटी कैसे, कि इनका जो अपर साइड था, अब क्योंकि मैं आप लोगों को टाउन प्लानिंग करवा रही हूँ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायग्राम्स के थ्रू टाउन प्लानिंग को समझने की कोशिश कीजिए। इनका जो अपर साइड था यानी माउंड, छोटा सा माउंड बनाते थे। माउंड का मतलब हो गया कि जो लोअर, जो लैंड से थोड़ा सा ऊपर करके कुछ माउंट्स के, मतलब लाइक छोटी सी एक माउंटेन या माउंट्स के फॉर्म में ये कुछ बनाते थे। और उसके ऊपर खासकर वेस्टर्न साइड पे, ये क्वेश्चन बड़ी बार आ चुका है कि इनकी वेस्टर्न साइड पे क्या होता था, तो वेस्टर्न साइड पे इनका सिटाडल होता था। सिटाडल का मतलब होता है एक्रोपोलिस, मतलब कि आज अगर मैं आज के इंडिया की बात करूं तो लाइक फोर्ट्स वगैरह जो होते हो, मतलब उसके अंदर जो है वो पूरा सिटी के अंदर जो है ये सब चीजें बनाई जाती थी। और इस सिटाडल की इंपॉर्टेंस क्या थी, कि ये सिटाडल क्यों बनाए जाते थे। सबसे पहले ये एरिस्टोक्रेट जो होते थे ये उनके रहने की जगह होती थी। एरिस्टोक्रेट्स क्या हो गए कि उस टाइम का जो रूलर होगा, रूलर के ऑफिसर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, तो रूलर्स को लेके भी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है। कोई कहता है कि प्रीस्ट रूलर्स थे, कोई कहता है कि ट्रेडर्स जो थे वो रूलर्स थे, तो इसको भी लेके बहुत से मिथ्स है। और एरिस्टोक्रेट्स के साथ साथ यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी। पब्लिक बिल्डिंग्स का क्या मतलब है, कि जो भी डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स होती थी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम आज के इंडिया की बात करेंगे तो जैसे हमारा पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, इस तरीके की जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी वो सिटाडल के अंदर होती थी। इसके अलावा सिटाडल के अंदर हमें ग्रेट बाथ मिला है, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। इसी के अंदर हमें ग्रैंडरीज मिली है, ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रैंडरीज और ग्रेट बाथ होता क्या है। तो ये सब सिटाडल में होता था। और जो लोअर टाउन होता था, लोअर टाउन इज बेसिकली मेंट फॉर द वर्कर्स क्वार्टर, यानी जो कॉमन लोग होते थे वो बेसिकली यहाँ पे रहते थे, वर्कर्स क्वार्टर्स होते थे यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। और ये जो एरिया है ये बेसिकली ईस्टर्न साइड यानी लोअर साइड पे होता था कॉमन लोगों के लिए। ऑलमोस्ट जो इनके जितने भी टाउन प्लानिंग के फीचर्स थे वो इसी तरीके से होते थे। अपर साइड, वेस्टर्न साइड पे सिटाडल और ईस्टर्न साइड पे कॉमन लोग रहते थे नीचे की साइड। लेकिन कुछ कुछ जो है एक्सकवेशन हुई जिसमें ये पता चल गया कि बीच में कुछ मिडल टाउन का कॉन्सेप्ट भी है। और ये जो मिडल टाउन है ये बेसिकली हमें धोलावीरा में मिला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि मिडल टाउन कहाँ मिला। धोलावीरा इज ए प्लेस इन गुजरात जहां पे हमें मिडल टाउन मिला। तो आई होप सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द डिवीजन ऑफ हाउसेस। फर्स्ट इज सिटाडल एंड अदर इज कॉमन हाउसेस। सिटाडल्स जो है वो वेस्टर्न साइड पे माउंट से बनाए जाते थे और कॉमन हाउसेस जो थे वो ईस्टर्न साइड से बनाए जाते थे। Citadel is meant for the houses for aristocrats, public buildings, great bath, granaries, और जो लोअर टाउन होता था उसमें कॉमन लोग रहते थे। और जो इसी के साथ साथ कुछ मिडिल टाउन का कॉन्सेप्ट भी है, और मिडिल टाउन खासकर धोलावीरा गुजरात में मिला है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद आ जाता है आपका कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका ड्रेनेज सिस्टम। इनके टाउन प्लानिंग में इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत इफेक्टिव था। और उस ड्रेनेज सिस्टम कैसा था कि जो स्मॉल ड्रेन्स होती थी, हर एक घर, पहले तो हर घर की, हर प्राइवेट हाउसेस में ड्रेन्स होती थी, और वो हाउसेस से निकल के स्मॉल ड्रेन्स की फॉर्म में जो है वो लार्ज ड्रेन में जाके अपने पानी को ड्रेन करती थी। ठीक है, ये पूरा सिस्टम इन्होंने, जैसे आजकल होता है कि हर घर पे जो है वो अलग अलग ड्रेन्स बनी होती है, वो स्मॉल ड्रेन्स के थ्रू लार्ज ड्रेन्स में जाती हैं। लेकिन एक इफेक्टिव चीज ये थी कि ये जो इनकी ड्रेन्स थी ये ओपन नहीं थी, ये पूरी तरीके से कवर्ड ड्रेन्स थी। और इस कॉन्सेप्ट को, ये जो कवर्ड ड्रेन्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसको बेसिकली सेस्पिट कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है बड़ी बार कि सेस्पिट क्या होता है। सेस्पिट मतलब मैन होल्स। जितने भी ये जो ड्रेन्स थी इनको कवर किया जाता था, इनको कवर किया जाता था बड़े बड़े स्टोन स्लैब से या फिर ब्रिक स्लैब से। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे इन ड्रेन्स पे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी जाती थी जिनको कवर नहीं किया जाता था, उनको सेस्पिट बोलते हैं या मैन होल्स बोलते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या था, इसका पर्पस था क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इनको छोड़ दिया जाता था। ये जो जितना भी ड्रेन्स है ये अपना पानी फाइनली ड्रेन करती थी सेटलमेंट के बाहर, यानी कि जो पूरी सिटी होती थी उसके बाहर एक फॉर्म ऑफ पिट होता था या फिर कोई पॉन्ड जैसा बनाया होता था जहां पे ये सारा पानी जो जाके इकट्ठा होता था। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरप्पा वैली सिविलाइजेशन। नाउ कम्स टू अनदर फीचर ऑफ देयर टाउन प्लानिंग इज ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है। ग्रेट बाथ जो है वो मोहिंजोदारो में मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला है, मोहिंजोदारो में। और ये कहाँ पे होता है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिटाडेल के अंदर जो है वो ग्रेट बाथ है। इस ग्रेट बाथ की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इट इज लाइक ए पूल, जैसे आजकल स्विमिंग पूल होता है, ये उस जैसा कोई एक बहुत बड़ा पूल जो है वो बनाया गया था। लेकिन इसके पर्पस को हमें पता नहीं चला। वो इसलिए नहीं पता चला क्योंकि हम हमारे पास ना तो हमारे पास कोई टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं, और इवन की जो इनकी इंस्क्रिप्शंस भी हैं उनपे जो लैंग्वेज लिखी है, जो इनकी स्क्रिप्ट है, वो अभी तक डिसिफर्ड नहीं हुआ। डिसिफर्ड क्या हो गया कि अभी तक पता नहीं है, कोई पता नहीं कर पाया कि ये लैंग्वेज क्या है। लेकिन ज्यादातर इसको द्रविडियन लैंग्वेज के साथ रिलेट किया जाता है। तो ये नहीं पता है कि ये पुल क्यों बनाए जाते थे, ये ग्रेट बाथ क्यों बनाया जाता था। बट ये कहा गया कि इसका जो काफी स्कॉलर्स की एक जो सहमति है वो ये है कि शायद इसका कोई रिचुअल पर्पस था। रिचुअल मतलब यहाँ पे मे बी कम्युनिटी बाथिंग जो है यहाँ पे की जाती थी, शायद इकट्ठे होकर लोग नहाते थे जैसे हम गंगा में जाके नहाते हैं। तो शायद कोई रिचुअल जो था इसका कोई पर्पस था जिसके लिए ग्रेट बाथ को यूज किया जाता था। मेन आपका क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला है और इसका मेन पर्पस क्या था, ठीक है। नाउ कम्स टू ग्रैनरीज। ग्रैनरीज आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ देयर टाउन प्लानिंग। ग्रैनरीज बेसिकली जो है वो इंपॉर्टेंट ग्रैनरीज कहाँ पे मिली हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रेट ग्रैनरी। ग्रेट ग्रैनरी जो है वो मोहिंजोदारो में मिली है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पे मिली है, तो ग्रेट ग्रैनरी जो है मोहिंजोदारो में मिली है। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि कहाँ से मिले। एक है 2 rows of 6 ग्रैनरीज, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आ चुका है। 2 rows of 6 ग्रैनरीज, ये जो 2 rows of 6 ग्रैनरीज है ये हड़प्पा में मिली है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये ग्रैनरीज होती क्या है। ग्रैनरीज बेसिकली स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस मतलब कि बहुत बड़े बड़े जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था जो ग्रेन्स होती थी उस टाइम पे उनको स्टोर करने के लिए। अब इसका पर्पस क्या है ये भी कुछ ज्यादा खास पता नहीं है, लेकिन काफी स्कॉलर्स का मानना ये है क्योंकि बहुत सी जो हड़प्पा सिटीज थी वो इसके अराउंड थी, रिवर्स के अराउंड थी, तो वहां पे नेचुरल डिजास्टर्स फ्लड की फॉर्म में बहुत आता था। तो शायद इमरजेंसी पर्पसेस के लिए इन ग्रैनरीज को बनाया गया था कि सारा ग्रेन जो है वो वहां पे स्टोर किया जाएगा और एट द मोमेंट ऑफ इमरजेंसी इन ग्रेन्स को वहां पे यूज किया जाता था। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनका दैट इज देयर डॉकयार्ड, ठीक है। डॉकयार्ड जो है वो आज बंदरगाह जिनको हम बोलते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डॉकयार्ड्स जो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड में फर्स्ट आर्टिफिशियल डॉकयार्ड जो है वो हड़प्पन्स ने बनाया था। और इसका पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस ऑब्वियसली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए ये यूज करते थे। और यहीं से पता चल जाता है कि ये जो हड़प्पन्स थे ये कहीं ना कहीं ट्रेडर्स थे, इनका बहुत ज्यादा जो था वो ट्रेड ये करते थे डिफरेंट डिफरेंट एग्जिस्टिंग उस टाइम की जो सिविलाइजेशन थी उनके साथ, खासकर मेसोपोटामिया के साथ इनके बहुत से ट्रेड है, वो मैं आपको इनकी इकोनॉमी में बताऊंगी। तो ये जो डॉकयार्ड है ये वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये है कहाँ पे, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इट इज इन लोथल। लोथल इज ए साइट इन गुजरात। गुजरात के लोथल साइट में आपको जो है वो डॉकयार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा जो इनकी स्कल्पचर्स हैं और इनकी जो पोट्री है उसकी क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास है, उसमें मैं आपको बताऊंगी। आई होप सो कि इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में आपको पता चल गया होगा। इनकी टाउन प्लानिंग जो है वो ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड है। इनकी टाउन प्लानिंग में बाकी सब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितने भी फीचर्स थे, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। इस क्लास के साथ आप जुड़े रहिएगा, इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा, सो दैट हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहें। और अगर आपकी तरफ से कोई भी आप सजेशन मुझे देना चाहते हैं कि हमें इसमें क्या ऐड करना चाहिए, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड मैं आपके सारे सजेशंस को वेलकम करूंगी। थैंक यू सो मच।